आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और हाँ कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है हमारे मेल लीड शियान जो ऑफिस जा रहे होते हैं। तभी उनका असिस्टेंट आकर कहता है हमें आपकी पत्नी मिल गई है। दूसरी तरफ हम फीमेल लीड जिक्सी को देखते हैं जो एक छोटा सा स्टॉल चलाती है। तभी एक लग्जरी कार वहाँ आकर रुकती है। जैसे ही जिक्सी उस कार को देखती है वह चौंक जाती है और अपनी बाइक लेकर भागने लगती है। लेकिन उसी समय एक हेलीकॉप्टर उसके सामने लैंड करता है और उसमें से शियान बाहर निकलता है। वह जिक्सी से कहता है चलो जिक्सी मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। तभी जिक्सी कहती है मैं अपना करियर अपने स्टॉल से बनाना चाहती हूँ। तो शियान कहता है तुम्हारा करियर बाद में भी बन सकता है। मेरी दादी बहुत बीमार है और मेरा भाई जिंगशिन विदेश से लौट रहा है। उसे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता और सिर्फ तुम ही मेरा बिजनेस संभाल सकती हो। शियान के कहने पर जिक्सी मान जाती है। जब वह गू कंपनी की ओर जाती है रास्ते में उसकी मुलाकात अपने कॉलेज के बैचमेट शुनिंग से होती है और गलती से उसके ऊपर कॉपी गिर जाती है। जिक्सी उसे अपना स्कार्फ दे देती है। जब दोनों गू कंपनी पहुंचती हैं, तो वहाँ के एम्प्लॉई शुनिंग को शियान की असली पत्नी समझ लेते हैं क्योंकि उसके पास वह महंगा स्कार्फ होता है जो असल में शियान का था। कंपनी की सुपरवाइजर चीनी जिक्सी को हटाकर शुनिंग को स्वागत करते हुए कहती है मैडम आप आइए। वह उसे सीईओ की पत्नी समझ लेती है। वही जिक्सी को क्लीनर समझा जाता है और कहा जाता है जाके सब कुछ साफ कर दो। जब जिक्सी सारा काम निपटाकर घर जाने लगती है तो शुनिंग चुपचाप अपनी अंगूठी जिक्सी के बैग में डालती है और उस पर चोरी का इल्जाम लगाना लगती है। तभी चीनी कहती है ये वही महंगी अंगूठी है ना जो शियान ने तुम्हें दी थी। जिक्सी कहती है ये अंगूठी नकली है और असली अंगूठी कहाँ है मुझे पता है। सभी कर्मचारी शियान के ऑफिस के दरवाजे पर पहुँचते हैं और अंत में केवल जिक्सी ही उस दरवाजे को खोल पाती है। तभी जिंगशिन वहाँ पहुँचता है और एम्प्लॉइज की बातों से उसे लगता है कि शियान की पत्नी शुनिंग है। शुनिंग जिक्सी को गरीब और नीचा दिखाती है जिससे जिंगशिन को लगता है कि शुनिंग बहुत घमंडी और दूसरों को नीचा दिखाने वाली है, औरत है और उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले सीन में शुनिंग को कंपनी की ओर से एक स्पीच देनी होती है। वह डियोर शॉप जाती है डिजाइनर ड्रेस पहनने के लिए। साथ में बाकी एम्प्लॉई भी होते हैं लेकिन जो ड्रेस उसे दी जाती है वह उस पर फिट नहीं होती। जिक्सी कहती है अगर ये सच में सीईओ की पत्नी है तो ये ड्रेस उस पर जरूर फिट आती क्योंकि ये ड्रेस सीईओ की पत्नी के नाप पर बनी है। तभी डियोर का मैनेजर कहता है आपको ये ड्रेस खरीदनी पड़ेगी। लेकिन उसका कार्ड भी काम नहीं करता। डियोर का डिजाइनर शुनिंग और बाकी एम्प्लॉइज को शॉप से बाहर निकाल देता है। इसी दौरान जिक्सी ब्लैक पेमेंट कार्ड से स्पीच वाले दिन की ड्रेस खरीद लेती है और जब डियोर डिजाइनर गू फैमिली का ब्लैक कार्ड उसके पास देखता है तो उसे पता चल जाता है कि सीईओ की असली पत्नी तो जिक्सी है। जब जिक्सी और डिजाइनर बाहर निकलते हैं तो शुनिंग गुस्से में कहती है जरूर जिक्सी ने डिजाइनर को पटाया होगा तभी मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा था। स्पीच वाले दिन चीनी शुनिंग को सी फूड खाने को देती है। शुनिंग कहती है मुझे सी फूड से एलर्जी है और वह बहाना बनाती है और बीमार होने का नाटक करती है क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती और उसे इंग्लिश में स्पीच देनी थी। चीनी कहती है ये सी फूड जिक्सी ने दिया था। उसने जानते हुए भी शुनिंग को एलर्जी वाला खाना दे दिया। अब बात थी आज की स्पीच जिक्सी को देनी पड़ेगी और उधर शुनिंग सोचती है कि स्पीच न दे पाने की वजह से जिक्सी को कंपनी से निकाल दिया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन तभी जिक्सी वहाँ पहुँचती है जहाँ उसे स्पीच देनी होती है। उसने डियोर का डिजाइनर ड्रेस पहना होता है जो खास उसी के लिए बनाया गया था। जिक्सी एक शानदार स्पीच देती है और उसका स्पीच इतना अच्छा होता है कि जिंगशान खुद उसे बधाई देता है। यह सब देखकर शुनिंग को शक होता है कि शायद जिंगशान ने जिक्सी की मदद की है। वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ चीनी आता है और शुनिंग से कहता है गू कॉर्पोरेशन की कुछ लग्जरी कारें आई हैं। अगर आप हमें कल गू फैमिली के रेस्टोरेंट ले चले। अगले दिन शुनिंग और बाकी सब लोग रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। वहाँ का मैकेनिक धीरे से शुनिंग से कहता है हमें इन लग्जरी कारों को नहीं चुनना चाहिए क्योंकि अगर इनमें कोई नुकसान हुआ तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। शुनिंग उसकी बात अनसुनी कर देती है और एक कार को खोलने के लिए बढ़ती है। तभी जिक्सी आती है और कहती है अगर शुनिंग इस कार की असली मालिक है तो उसे पता होगा कि इस कार पर ताजा पेंट हुआ है और इसे अभी नहीं खोला जा सकता। इसके बावजूद शुनिंग जबरदस्ती कार का कवर हटा देती है और कार का पेंट खराब होने लगता है। तभी जो यूं कहती है मैडम शायद आपकी कार का पेंट अभी सूखा नहीं है। शुनिंग तुरंत जवाब देती है ये सिर्फ ग्रेडियंट कलर है। फिर वो मैकेनिक से पूछती है ना ये पेंट ग्रेडियंट है। मैकेनिक भी हाँ में हाँ मिला देता है। सभी एम्प्लॉई शुनिंग की बातों पर भरोसा कर लेते हैं। जब यू फिर से कुछ कहने जाती है तो शुनिंग उसकी बात अनदेखा कर कहती है आओ मैं तुम्हें सबको एक राइड पर ले चलती हूँ। जब वो कार खोलने जाती है
तब जिक्सी कहती है इस कार में वॉइस कंट्रोल सिस्टम है। शूनिंग आवाज देकर कार खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी शिया पूछती है क्या इस कार का वॉइस कंट्रोल सिस्टम खराब है? शूनिंग जवाब देती है हाँ, वॉइस कंट्रोल सिस्टम खराब है। जिक्सी कहती है मैं इस रेस ट्रैक में इस कार की असली ओनर हूँ। इतने में जिक्सी आवाज से कमांड देती है और कार खुल जाती है। कार से आवाज आती है यंग मिस आ चुकी हैं। सभी एम्प्लॉई हैरान रह जाते हैं। शूनिंग चिल्लाकर मैकेनिक से पूछती है तुम ही कहो मैं इस कार की असली मालिक हूँ ना? मैकेनिक हाँ कह देता है। फिर जिक्सी चिल्लाती है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैकेनिक घुटनों पर गिर जाता है और कहता है माफ कीजिए मैं झूठ बोल रहा था। तभी जिंगशान आता है और कहता है जैसा हमेशा होता है शूनिंग फिर सबको परेशान कर रही है। वह शूनिंग से कहता है लगता है वो गिफ्ट तुम्हें पहले ही मिल चुका है जो मेरे भाई ने भेजा था। वो मन ही मन सोचता है क्या ही बेवकूफी है मेरे भाई ने, कैसी पत्नी चुनी है उसने, और ऊपर से मुझसे उम्मीद करता है कि मैं उसके भेजे तोहफे भी पहुंचाऊं। फिर वह कहता है शूनिंग और उसके साथ के सभी एम्प्लॉई रेस्टोरेंट छोड़ दे। वहीं दूसरी ओर जिक्सी जिंगशान से कहती है आपको कुछ काम होगा तो आप जा सकते हैं, पर जिंगशान कहता है अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें एक जॉय राइड पर ले जाना चाहता हूँ। जिक्सी हिचकिचाते हुए कहती है मुझे जॉय राइड से सख्त नफरत है और मैंने घर का दरवाजा भी खुला छोड़ दिया है, इसलिए मुझे अब वापस जाना होगा। उधर शूनिंग के साथ खड़े एम्प्लॉई पूछते हैं जिंगशान आपके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करता है? तो शूनिंग जवाब देती है जिंगशान और जिक्सी के बीच अफेयर चल रहा है, इसीलिए वह मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है। जब जिक्सी रेस्टोरेंट छोड़ती है तो रेस्टोरेंट का मैकेनिक दौड़कर उसके पास आता है और कहता है कृपया मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैंने सबके सामने झूठ बोला कि मेरी बेटी शूनिंग इस रेस्टोरेंट की मालकिन है। जिक्सी कहती है मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगी, लेकिन तुम मेरी पहचान शूनिंग को मत बताना। मैकेनिक इसके लिए मान जाता है। इसके बाद जिंगशान अपनी दादी को कॉल करता है और कहता है मेरी भाभी एक गोल्ड डिगर है। यह सुनकर उसकी दादी कहती है मैं शियाना से कहूंगी कि वो उससे तलाक ले ले। इसके बाद जिंगशान अस्पताल जाता है अपनी दादी से मिलने, जहां वो देखता है कि शियान पहले से वहां बैठी है। शियान जिंगशान से पूछता है क्या तुमने दादी से कहा कि मेरी बीवी एक गोल्ड डिगर है? जिंगशान थोड़े घबरा कर कहता है मैंने तो बस यूं ही कहा था, शायद मैंने उसे ठीक से समझा नहीं। तभी शियान बोलता है दादी आप चिंता मत कीजिए, जिक्सी एक अच्छी लड़की है, आप चाहें तो उसे अगली गू ग्रुप की ऑक्शन में मिल सकती है। हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकलते ही शियान जिंगशान से गुस्से में पूछता है तुमने मेरी बीवी के बारे में दादी से ऐसा क्यों कहा? जिंगशान ताना मारते हुए कहता है उस लड़की ने ऐसा कौन सा प्यार का जादू कर दिया है तुम पर जो अब तुम दादी की भी नहीं सुन रहे। शियान गुस्से में कहता है अपना काम देखो। जिंगशान कहता है पर मैंने आज तुम्हारी मदद की है। शियान पूछता है तो अब क्या चाहिए तुम्हें? जिंगशान कहता है तुम्हारी ऑफिस में एक लड़की है जो मुझे पसंद है, पर उसने मना कर दिया, मेरी मदद करो। शियान साफ मना कर देता है मैं मदद नहीं करूँगा। दूसरी तरफ ऑफिस में माहौल गर्मा हो चुका था। जोयो कहती है क्या हम ज्यादा नहीं कर रहे? शूनिंग जवाब देती है बुरे लोगों के साथ बुरा ही करना चाहिए। वो जिक्सी से कहती है तू कितनी गंदी है और उस पर पानी फेंक देती है। फिर कहती है शादीशुदा होते हुए भी गैर मर्दों से रिश्ता रखती है। शूनिंग बोलती है मैंने सबको बता दिया कि तुम्हारा जिंगशान से चक्कर चल रहा है। जिक्सी गुस्से से कहती है अब मैं तुम्हारा मुंह धो दूंगी, और जिक्सी शूनिंग का मुंह पानी में डुबो देती है। उसी वक्त जिंगशान अंदर आता है। शूनिंग कहती है मैं तो जिक्सी को कह रही थी कि तुमसे दूर रहे। जिंगशान कहता है पहले खुद के बारे में सोचो, क्योंकि दादी तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती। अब तो वो ऑक्शन में मिलेंगी तुमसे। ऑक्शन वाले दिन शूनिंग अपने सहकर्मियों के साथ पहुंचती है। जिक्सी को देखकर वह व्यंग्य करती है किस अमीर मर्द को पटाकर आ गई इस अमीरों की नीलामी में। जिक्सी शांत भाव से जवाब देती है गू कॉर्पोरेशन के सीईओ ने मुझे इनवाइट किया है। शूनिंग हंसती है अब कहोगी कि वो तुमसे प्यार भी करता है? तभी जिंगशान आकर कहता है हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। जिक्सी धीरे से कहती है शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ऑक्शन शुरू होता है। एक ब्रेसलेट की बोली लगती है जिसकी कीमत 10 मिलियन तक पहुँचती है। चीनी शूनिंग से कहता है ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। शूनिंग कहती है सिर्फ 10 मिलियन, मेरे लिए तो ये कुछ भी नहीं। जिक्सी कहता है या फिर तुम खरीद नहीं सकती इसलिए ऐसा कह रही हो? शूनिंग चुनौती देती है मैं अगली चीज जरूर खरीदूंगी। इसके बाद एक रानी का मुकुट दिखाया जाता है जिसकी कीमत 100 मिलियन है। बोली 100 मिलियन पार कर जाती है। जिक्सी भी बोली लगाती है। शियान का सेक्रेटरी यह देखता है और शियान को सब बताता है। शियान सेक्रेटरी से कहता है यह मुकुट जिक्सी के लिए खरीद लो। जब सेक्रेटरी सबसे ऊंची बोली लगाकर मुकुट जीतता है, सभी सोचते हैं कि शियान ने जिक्सी के लिए खरीदा है।
बाद में जब सब बाहर जाते हैं तो शियान जिंगशान से कहता है, जिसे मैं पसंद करता हूँ वो जिक्सी है और मैं यह मुकुट उसे देना चाहता हूँ, क्या दोगे मुझे? शियान हैरान होकर कहता है, मैं नहीं दूंगा। वह खुद जाकर मुकुट जिक्सी के सिर पर रख देता है। शूनिंग पूछती है, तुमने मुकुट जिक्सी को क्यों पहनाया? शियान कहता है, क्योंकि वो हमेशा से मेरी पत्नी रही है। यह सुनकर सारे कर्मचारी और जिंगशान चौंक जाते हैं। सबको अब पता चल जाता है कि जिक्सी ही शियान की असली पत्नी है। उसी वक्त शियान की दादी आती हैं और कहती हैं, एक अनाथ लड़की जिक्सी जैसी से शादी मत कर। तभी शूनिंग जमीन से एक पेंडेंट उठाती है जो सू परिवार का होता है। बाद में जब शियान की दादी वो पेंडेंट शूनिंग के हाथ में देखती है तो कहती है, जरूर यह लड़की अमीर सू परिवार की बेटी है। वह कहती है, तुम्हें शूनिंग से लड़की से शादी करनी चाहिए। तभी जिक्सी कहती है, ये पेंडेंट मेरा है। शियान की दादी यकीन नहीं करती और उनकी सगाई तोड़ देने की कहती हैं। वो शूनिंग को अपने घर डिनर पर बुला लेती हैं। शियान गुस्से में कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी उस घर वापस नहीं लौटूंगा। दादी कहती है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें गो परिवार की रजिस्ट्री से हटा दूंगी। उसी वक्त मिंग रुई अंदर आती हैं और कहती हैं, जिक्सी मेरी सगी बेटी है। वो जिक्सी को एक डायरी देती है। उसमें एक कार्ड देखकर जिक्सी कहती है, मैं ऐसा कार्ड बचपन में अपनी माँ को देती थी, तो क्या आप मेरी माँ हैं? मिंग रुई रोते हुए कहती है, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मेरे पास आओ बेटा। जिक्सी चिल्लाती है, झूठ बोल रही हो, तुमने पापा को छोड़ा, मुझे भी छोड़ दिया। मिंग रुई रोती हुई कहती है, तुम्हारी माँ के पास उस वक्त कोई चारा नहीं था सू। परिवार ने तुम्हारे पापा और मेरे रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। हम दोनों भाग गए थे। कुछ समय बाद तुम्हारी दादा बीमार पड़ गए और उन्होंने धमकी दी कि अगर मैं वापस नहीं आई तो वो मर जाएंगे। जब मैं वापस गई तब उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे पापा को कहीं छिपा दिया। उसी वक्त शियान की दादी ने मिंग रुई से कहा, शूनिंग के पास जेड पेंडेंट है, इसका मतलब वही तुम्हारी असली बेटी है। मिंग रुई सोचती है, मेरी जांच पड़ताल के अनुसार भी वही मेरी बेटी लगती है। लेकिन फिर भी मिंग रुई ने शूनिंग से कहा, अगर यह तुम्हारा पेंडेंट है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यह पेंडेंट सू परिवार के खून को पहचानता है। फिर मिंग रुई ने शूनिंग का हाथ काटा और उसका खून पेंडेंट पर गिराया, लेकिन पेंडेंट में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसके बाद जिक्सी ने अपना हाथ काटा। जैसे ही उसका खून पेंडेंट पर गिरा, उसमें चमक उठी। सबको पता चल गया कि जिक्सी ही मिंग रुई की असली बेटी है। इसके बाद मिंग रुई ने शूनिंग को पार्टी से निकाल दिया क्योंकि वह सबको धोखा दे रही थी। मिंग रुई ने जिक्सी से कहा, आने वाली सू फैमिली की बैठक में मैं तुम्हें अपनी बेटी के रूप में सबके सामने अनाउंस करूंगी। इस पर दादी ने भी कहा, अगर तुम उस बैठक में गई तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी। दूसरी ओर बाहर शूनिंग अपने सहकर्मियों से मिलती है। जो यूं तो उससे पूछता है, मैडम आपका ताज कहाँ है? बाकी एम्प्लॉई मजाक में कहते हैं, इतना कीमती ताज कोई यूं ही नहीं रख सकता, जरूर मैडम के पास भेज दिया गया होगा। जो यूं मन ही मन सोचता है, मुझे याद है मैंने कभी जिक्सी को यह ताज पहने देखा था। अगले दिन ऑफिस में चीनी कहती है, हमें एक प्रोजेक्ट तैयार करना है जिसके लिए मुझे लगता है कि मैडम सबसे उपयुक्त होंगी। जिक्सी मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू। तभी चीनी पूछती है, कब तक तुम सीईओ की पत्नी होने का नाटक करती रहोगी? जिक्सी कुछ कहने ही वाली थी कि शूनिंग बीच में बोल पड़ती है, नीलामी वाले दिन सीईओ ने मुझे वह ताज पहनाया था, क्या तुम जल रही हो? जिक्सी गुस्से में कहती है, तुम में हिम्मत बहुत है क्योंकि सच सामने आने के बाद भी तुम झूठ बोल रही हो। जोयो फिर बोलता है, मैडम से बहस मत करो, उन्हें बहुत अनुभव है। इसके बाद सारे एम्प्लॉई ने फैसला किया कि दोनों को मौका दिया जाएगा, जो हारेगा उसे कंपनी छोड़नी होगी। जिक्सी अपने लैपटॉप पर प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट तैयार करती है और ऑफिस से चली जाती है। उसके बाद शूनिंग चुपके से जिक्सी के लैपटॉप से उसकी स्क्रिप्ट पेन ड्राइव में कॉपी कर लेती है और असली स्क्रिप्ट डिलीट कर देती है। अगले दिन जब जिक्सी अपना लैपटॉप खोलती है तो स्क्रिप्ट गायब होती है। वह चौंक कर कहती है, मेरी स्क्रिप्ट कहाँ गई? कॉलीग उसे ताने मारते हैं, तुम्हें लिखना नहीं आता इसलिए बहाना बना रही हो। जोयू चिंता से पूछती है, क्या तुमने फाइल किसी और फोल्डर में सेव कर दी थी? जिक्सी कहती है, मैं हमेशा डेस्कटॉप पर सेव करती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं स्क्रिप्ट के बिना भी शूट कर सकती हूँ। अगले दिन वह सबको अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाती है। कॉलीग्स तारीफ करते हैं, लेकिन जो यू कहता है, शुरुआत अच्छी थी लेकिन अंत थोड़ा जल्दी खत्म हो गया। फिर जिक्सी अपना वीडियो दिखाती है जिसकी शुरुआत हूबहू शूनिंग के वीडियो जैसी होती है। वह वीडियो रोक कर कहती है, यहाँ तक शूनिंग ने मेरा काम चुराया है। फिर वह वीडियो आगे चलाती है और अंत में अपना लोगो दिखाती है। दो मेहमान जो वहाँ मौजूद थे कहते हैं, यह अब तक का सबसे अच्छा वीडियो है। वो कहते हैं, पिछली बार कान फेस्टिवल की विजेता का लोगो भी ऐसा ही था, शायद यही वो विजेता है।
यह सुनकर सभी कॉलीग्स चौंक जाते हैं और कहते हैं ये तो बस एक छोटी सी इंटर्न थी। जिक्सी के जीतने की बात सुनकर उसके कुछ सहयोगी कहते हैं वो तो एक मामूली सी इंटर्न है, वो कैसे जीत सकती है। उसी वक्त शियान वहाँ आता है और चीनी कहती है हाँ आपकी पत्नी ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, और वो शियन को शुनिंग द्वारा बनाया गया वीडियो दिखाती है। लेकिन शियन को वो वीडियो पसंद नहीं आता। चीनी शुनिंग को दिखाते हुए कहती है आपकी पत्नी ने ये वीडियो पूरी रात जाकर बनाया है। इस पर शियन कहता है मेरी सिर्फ एक ही पत्नी है और वो है जिक्सी। जिक्सी अपने कॉलीग से कहती है तुम जैसे एम्प्लॉय गू कॉर्पोरेशन में रहने लायक नहीं हो। फिर जिक्सी और शियान मिलकर शुनिंग और उसके साथियों को नौकरी से निकाल देते हैं, लेकिन जू को नहीं निकालते क्योंकि उसने जिक्सी के साथ अच्छा व्यवहार किया था। अगले सीन में जिक्सी और शियान एक ही कमरे में होते हैं। जिक्सी कहता है मैं सू परिवार की रियूनियन में नहीं जाऊंगी। तभी जिंगशन वहाँ आता है और कहता है दादी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। सभी लोग दादी के पास पहुँचते हैं। दादी जिक्सी से कहती हैं अगर तुम सू परिवार की रियूनियन में नहीं जाओगी और अमीर खानदान का हिस्सा नहीं बनोगी तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। दूसरी ओर जिक्सी की माँ द्वारा जिक्सी को गोद लेना उसके पापा और उनके द्वारा गोद ली गई पोती सुआन को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जिक्सी सू परिवार की रियूनियन में पहुंचती है। उसकी माँ खुश होकर घोषणा करती है सिक्शी मेरी बेटी है और मेरी पूरी संपत्ति की इकलौती उत्तराधिकारी भी। जिक्सी ये सुनकर हैरान रह जाता है। मिंगरुई कहता है तुम मेरी जैविक बेटी हो, इसलिए मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी है। उधर सुआन एक फोन कॉल करती है यंग मास्टर जो, क्या आज कुछ मजेदार करना चाहेंगे। थोड़ी देर बाद जॉइंट रियूनियन में आता है और सुआन कहती है तुम हमेशा अमीर औरतों के साथ खेलना चाहते थे ना, वो रही जिक्सी असली वारिस। अगर तुम ये नशे की दवा उसके ड्रिंक में मिला दो तो उसे होश नहीं रहेगा। जॉइन वैसा ही करता है, लेकिन जिक्सी सब देख लेती है। वो चुपचाप अपने ग्लास को जॉइन के ग्लास से बदल देती है। जॉइन वही ड्रिंक पी लेता है और बेहोश हो जाता है। जिक्सी उसे गेस्ट रूम में ले जाती है। सुआन जाकर जिक्सी की माँ से शिकायत करती है कि जिक्सी एक मर्द के साथ गेस्ट रूम में गई है। सभी लोग गेस्ट रूम के बाहर आ जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। जिक्सी की माँ दरवाजा खोलती है और सब देखते हैं कि जॉइन बिस्तर पर बेहोश पड़ा है। तभी जिक्सी वहाँ पहुँचती है और जॉइन नशे की हालत में बोलता है धन्यवाद सुआन, जो दवा तुमने दी वो बहुत कमाल की थी। सबको समझ आ जाता है कि ये सब सुआन ने किया है। जिक्सी की माँ गुस्से में सुआन से कहती है अब तुम यहाँ से चली जाओ। तभी सुआन के दादा वहाँ आ जाते हैं और जिक्सी की माँ उनसे कहती है सुआन तो सिर्फ आपकी संपत्ति के लिए आपके साथ है। सुआन के दादा जवाब देते हैं जो भी हो, मैं अपनी संपत्ति सुआन को ही दूंगा और वो कहीं नहीं जाएगी। जिक्सी की माँ कहती है तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दादा कहते हैं अगर जा रही हो तो अपने हिस्से की संपत्ति छोड़कर जाना। जिक्सी की माँ जवाब देती है सू परिवार की 98% हिस्सेदारी मेरी है, अगर खरीदनी है तो 100 अरब चुकाओ। यह सुनकर दादा चौंक जाते हैं। बाहर आकर जिक्सी की माँ जिक्सी से कहती है मैं सू कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रही हूँ। जिक्सी कहती है पहले मैं सू कंपनी में इंटर्नशिप करूंगी, फिर जिम्मेदारी संभालूंगी। इसी बीच शियान की दादी जिक्सी को सू परिवार की कार में आता देख बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि जिक्सी अब अमीर परिवार का हिस्सा बन चुका है। खुशी में दादी जिक्सी को अदरक वाली चाय देने ले जाती है। चाय देने के बाद दादी और जिंगशन चले जाते हैं। दादी के व्यवहार को देखकर जिक्सी सोचती है मैं जानती हूँ दादी ये सब समाज के लिए कर रही है, लेकिन मैं अब सतर्क रहूंगी। अगले दिन जिक्सी सू कंपनी जाती है, लेकिन वहाँ सब उसे नजरअंदाज करते हैं। एक एम्प्लॉई आकर उसे धक्का देकर कहता है सी कहती है तुम सोचती हो कि तुम सुआन की जगह ले लोगी? यहाँ एक ही मैडम हो सकती है और वो है सुआन। इतना कहकर वो जिक्सी को नाजायज भी कह देती है। उसी समय सुआन वहाँ आती है और कहती है तुम जानती हो ना मेरे दादाजी सू कॉर्पोरेशन मुझे सौंपेंगे। जिक्सी जवाब देती है कानून गोद ली गई संतान को संपत्ति का अधिकार नहीं देता। थोड़ी देर बाद कंपनी मैनेजर वू आता है और जिक्सी से कहता है कल एक प्रदर्शनी है, सबकी मदद करो। वो फिर से पूछता है पेंटिंग्स का ध्यान रख सकोगी? जिक्सी आत्मविश्वास से कहती है कोई समस्या नहीं। उधर सुआन अपने साथियों से कहती है मेरे पास एक आइडिया है जिससे जिक्सी को कंपनी से निकाल सकते हैं। वो बताती है कि मैनेजर वू ने जिक्सी को पेंटिंग्स सौंप दी है। जिक्सी ऑफिस टेबल पर सोई होती है। सुआन और उसके साथी उसे जगाते हैं। मैनेजर तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी चलो। जिक्सी वहाँ जाती है लेकिन किसी को नहीं पाती। वो वापस लौटती है और देखती है कि पेंटिंग्स पर स्याही लगी हुई है। मैनेजर वो गुस्से में कहता है मैंने तुमसे कहा था कि पेंटिंग्स संभालो, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। वो धमकी देता है आज रात 8:30 तक सब पेंटिंग्स ठीक करो, वरना तुम्हें कंपनी छोड़नी पड़ेगी। जिक्सी खुद पेंटिंग्स ठीक करने लगती है। तभी शियान का कॉल आता है तुम अब तक वापस क्यों नहीं आई? जिक्सी ये कहती है बहुत काम है, पेंटिंग्स ठीक कर रही हूँ। शियान कहता है मैं लोगों को भेज रहा हूँ मदद के लिए। शियान अपने लोग भेजता है और जिक्सी की मदद करते हैं। सुआन अपने साथियों से कहती है जिक्सी नहीं आ पाएगी,
वो पेंटिंग्स में फंसी होगी। तभी जिक्सी पूरी पेंटिंग्स के साथ आती है और सबको खुश कर देती है। मैनेजर वो कहता है, मैं एचआर से बात करूंगा और तुम्हारा प्रमोशन करवाऊंगा। सुआन घर जाकर गुस्से में दादाजी से कहती है, जिक्सी ने मुझे नीचा दिखाया। दादाजी कहते हैं, मैं एचआर से कहकर उसे निकाल दूंगा। अगले दिन एचआर ऑफिस में आकर जिक्सी से कहती है, ये लेटर साइन करो और निकल जाओ। जिक्सी कहती है, मुझे बिना वजह निकाला नहीं जा सकता। एचआर जवाब देती है, इंटर्न को निकालने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। उसी पल जिक्सी की माँ वहाँ आ जाती है और गुस्से में कहती है, एचआर को इस कंपनी में रहने का हक नहीं। वो एचआर को फायर कर देती है। सुआन के दादा गुस्से में पूछते हैं, वो मेरी स्टाफ थी, तुमने उसे कैसे निकाल दिया? जिक्सी की माँ कहती है, अगर वो आपकी स्टाफ थी तो निकालना और जरूरी था। इसके बाद जिक्सी की माँ सुआन के दादा को वृद्धाश्रम भेज देती है। दूसरी ओर सुआन शूनिंग से मिलती है और कहती है, मेरे लिए एक काम करो, बदले में तुम्हें पैसे और अच्छी नौकरी मिलेगी। पैसे और अच्छी नौकरी के लिए। अगले सीन में शूनिंग जिक्सी के पैरों में गिर जाती है और कहती है, शियान ने मुझे बैन कर दिया है, इसीलिए मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगले सीन में शियान अपने एक स्टाफ से कहता है, बिना किसी रस्म के मैंने जिक्सी से शादी कर ली है, अब मैं एक शादी की रस्म करना चाहता हूँ। इसके बाद जिक्सी शियान से मिलती है और वो कहता है, अगर तुम इस शनिवार फ्री हो तो चलो डिनर पर चलते हैं। उसी समय जिक्सी शियान से शूनिंग से बैन हटाने की बात करती है। अगले सीन में जिक्सी डिनर कर रहा होता है और शियान उसे प्रपोज कर देता है। अब जब दादी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? यह सुनकर जिक्सी शियान को हाँ कह देती है। उसी समय शूनिंग को प्रपोजल के बारे में पता चलता है और गुस्से में वो सुआन को फोन करती है। वो सुआन को सब कुछ बताती है और पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए? सुआन कहती है, जिक्सी को नुकसान पहुंचाना है, यह शादी एक अच्छा मौका है। अगले सीन में जिक्सी शादी के जोड़े में दिखाई देती है। शियान और जिक्सी शादी की रस्मों में भाग लेते हैं और एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। तभी शूनिंग वहां आ जाती है और कहती है, जिक्सी तुमने सब कुछ छीन लिया जो मेरा हो सकता था। इसके बाद वो जिक्सी पर केमिकल फेंकने जाती है, लेकिन तभी जिंगशन बीच में आ जाता है और जिक्सी को बचा लेता है। जब शूनिंग फिर से जिक्सी पर हमला करने की कोशिश करती है, तब शियान उसे रोकता है। उसी समय शूनिंग के हाथ से एक निमंत्रण कार्ड गिरता है, जो असल में सुआन को शादी में बुलाने के लिए था। सबको समझ आ जाता है कि इस सब के पीछे सुआन का हाथ है। तब शियान अपने स्टाफ से कहता है, इस औरत ने नुकसान पहुंचने की कोशिश की है, पुलिस को बुलाओ और इसे गिरफ्तार करवाओ। उधर जिंगशन बेहोश हो जाता है क्योंकि पहले जब केमिकल गिरा था तो वह उसके पैर पर गिरा था और वह घायल हो गया। शियान तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है। दूसरी तरफ शियान और जिक्सी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जिंगशन की हालत के बारे में पूछते हैं। फिर जिक्सी की माँ वहां आती है और पूछती है, जिक्सी तुम ठीक हो? मैंने सुना तुम घायल हो गई थी। जिक्सी कहती है, जिंगशन ने मुझे बचाया। इसके बाद जिक्सी की माँ सुआन की गिरफ्तारी के बारे में बताती है। दूसरी तरफ सुआन के दादाजी टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं, जहां सुआन की गिरफ्तारी की खबर चल रही होती है। यह देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और इसी के साथ यह ड्रामा हैंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अलविदा।